Hello everyone, welcome back to the official channel of Unity College. I, Miss Tina Kala, Assistant Professor of Law. Today we will discuss about Indian Contract Act of 1872, which is also known as भारतीय संविदा अधिनियम. जैसे कि नाम से पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट, यह एक्ट जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कब वो कानून की नज़र में वैलिड होगा, कब उसे वॉइड कहा जाएगा. तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन में. सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देता है. सेक्शन 2H कहता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब वह करार जो कानून के द्वारा लागू किए जा सकते हैं उसे संविदा कहते हैं. तो इस डेफिनेशन को सुन के हम सबके दिमाग में सबसे पहला डाउट जो आता है वो यह है कि करार और संविदा क्या ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या ये सिनोनिम्स हैं या फिर ये दोनों अलग है? हम लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो जनरली हम सब डेली यूज़ में कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट को सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन कानून की भाषा में यह दोनों अलग अलग होते हैं. अग्रीमेंट एक स्टेज होती है जो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाती है. इसके लिए हम एक लाइन जो यूज़ करते हैं इसे डिफाइन करने के लिए कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. तो जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो ये हमें बताता है कि अग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी ऐड की जाती है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. जैसे दो इंसान हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों के बीच में किसी इलीगल मैटर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन इन केस अगर दोनों में से कोई भी उस अग्रीमेंट को तोड़ता है तो कोई भी पार्टी कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स नहीं करवा सकती है. तो ये जो आपका अग्रीमेंट था ए और बी के बीच में वो सिर्फ अग्रीमेंट ही रह जाता है. वो कानून की नज़र में उसकी वैल्यू एकदम शून्य है, जिसे हम वॉइड भी कहते हैं. तो ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो एनफोर्सेबल होते हैं? इसके लिए हम जाएंगे सेक्शन 10 में. सेक्शन 10 हमें बताता है कि ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है. सेक्शन 10 में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिसको जब एक एग्रीमेंट क्वालिफाई करता है तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. जैसे कि फ्री कंसेंट हो गया, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट हो गया, और कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कानून के द्वारा वॉइड डिक्लेयर्ड ना हो. तो जो इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो हमने देखा वो है हमारा फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मतलब होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज जो अग्रीमेंट कर रही हैं उनकी सहमति होनी चाहिए. इसके लिए एक मैक्सिम जो हम यूज़ करते हैं वो है कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब होता है कि दोनों पार्टीज सेम सेंस में सेम थिंग के ऊपर अग्रीड करें. तो सेक्शन 13 से हमें पता चलता है कि कंसेंट की क्या डेफिनेशन है. नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है हमारा सेक्शन 14 जो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन बताता है. पार्टीज की सिर्फ कंसेंट होना ही नेसेसरी नहीं है, कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए. ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो सेक्शन 14 हमें बताता है ऐसी 5 चीज़ें जो एक अगर अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं माना जाएगा, कानून की नज़र में उसकी वैल्यू नहीं होगी. वो 5 चीज़ें होती हैं हमारी कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है सेक्शन 10 का वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कि जो पार्टी अग्रीमेंट कर रही हैं वो कैसी होनी चाहिए. तो सबसे पहले वो एज के बारे में बताता है जो है आपका कि जो पार्टीज़ है वो मेजर होनी चाहिए. माइनर पार्टीज़ अगर कोई भी अग्रीमेंट करती हैं तो वो कानून की नज़र में वॉइड होता है. इसका जो फेमस केस है वो है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास 1903 का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में शून्य होता है. सेकंड जो इसका पार्ट है वो है कि आपकी जो पार्टीज़ हैं वो साउंड माइंड की होनी चाहिए. साउंड माइंड की भी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है. साउंड माइंड उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे यह अंडरस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट करते टाइम कि जिस चीज़ के लिए वो अग्रीमेंट कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट उसके इंटरेस्ट पे पड़ता है. तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे यह अंडरस्टैंडिंग है वो कैपेबल है ये समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या इम्पैक्ट उसके इंटरेस्ट पे पड़ रहा है, वो साउंड माइंड का कहलाता है. और लास्ट इसमें होता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो जैसे एक पर्सन है जो यूजुअली साउंड माइंड का है लेकिन ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, तो जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का है उस टाइम पे
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करता है तो वो कानून की नज़र में वैलिड होता है। सिमिलरली वाइस वर्सा इसका लिया जाएगा। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। एक लुनेटिक असाइलम में सपोज एक पर्सन है, ठीक है, तो जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का है उस टाइम पे उसके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में वैलिड माना जाएगा। तो जैसे कि आज हमने देखा सेक्शन 10 के 2 एलिमेंट्स, तो आगे के एलिमेंट्स जानने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के और टफ टॉपिक्स को ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।